होंगे उसका मतलब इसमें 3 होंगे उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नॉन जीरो है तो 3 है, इधर 4 है, फिर इधर 5 है, ठीक है ना। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इधर 4, ठीक है, यही हमने देखा था, यहाँ 3 है। चलो, फिर नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर जीरो किन्हीं दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो उस रूल के हिसाब से हमने देखा था कि 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाले जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है अगला रूल कि लीडिंग जीरोस और लीडिंग, देखो लीडिंग जीरोस मतलब क्या कि अगर डेसिमल प्लेस के पहले सिर्फ जीरो है, या फिर जीरो है और डेसिमल मतलब शुरू में डेसिमल के आइदर साइड भी जीरो है, लाइक लीडिंग जीरो तो ये हो गया डेसिमल से पहले वाला, और द फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने जीरो हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे 3 हुए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ 2 हुए और यहाँ पर 1 हुआ, ठीक। फिर हमने नया रूल देखा था कि जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। राइट साइड में जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 3 ये और 3 ये, 6 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो, फिर देखा था कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर कोई नंबर है तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसका न्यूमेरिकल पार्ट बताएगा, बस। तो यहाँ देखो, एक्सपोनेंशियल है तो इसका एक्सपोनेंशियल वाला छोड़ देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वाले को लेंगे 1.32। अब 1.32 पे फिर से वही सारे के सारे रूल लगेंगे कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो फिर इसमें 3 डिजिट हो गए सिग्निफिकेंट। इधर वही 1.321 में जितने होंगे वही उसमें होंगे, तो यहाँ पे 4 हो गए, ठीक। ये देखा था। चलो, इसके बाद गुड इवनिंग आते हैं, ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। ये देखा था कि अगर हम डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ, अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल खत्म, फिर आई बात राउंडिंग ऑफ। हमने राउंडिंग ऑफ देखा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला रूल था कि इफ द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो उससे पहले वाले डिजिट को हम अनचेंज रख देंगे। यहाँ पे 2 को ड्रॉप किया था तो 7.8 आया था, यहाँ पे 4 को किया था, सिंस 4 इज लेस देन 5 तो यहाँ पे 3.9 आंसर आया था। चलो, फिर आया था कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 तो प्रीसीडिंग विल बी रेज्ड बाय 1। अब यहाँ 7 है, 7 इज मोर देन 5, यस सर, तो 7.9, क्योंकि 8 को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1, राइट। सिमिलरली लास्ट डिजिट 8 को ड्रॉप कर रहे हैं, 8 इज ग्रेटर देन 5, यस सर, तो फिर 12.8, राइट। चलो, ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, फिर हमने, किसको नहीं आ रहा? ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन जीरोस। 5 है, ड्रॉप जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, और 5 के बाद अदर देन जीरोस यानी जीरो के अलावा, जीरो से बड़ी संख्या है, यहाँ पे है 5 को ड्रॉप करना है, 1 ग्रेटर देन जीरो, यस, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1, तो 16.4। इधर 5, ये 8 जीरो के बराबर है, नहीं है, 5 को ड्रॉप करना है, यस सर, तो 6.8, ठीक। उसके बाद देखा कि if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, ठीक है, then the preceding digit is left unchanged if it is even। पहले बात हो रही थी कि 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है कि 5 के बाद अगर जीरो रहे तो क्या, तो क्या, तो 5 से पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो उसको अनचेंज रख देंगे। देखो 2 हमारा इवन है, यस सर, तो 3.2 इज द राउंड ऑफ वैल्यू। 6 हमारा इवन है तो 12.6 इज द राउंड ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं बट 5 इज फॉलोड बाय जीरोस, ठीक है। चलो जी, इसके बाद उसका जस्ट उल्टा रूल कि 5 है या 5 फॉलोड बाय जीरोस है, राइट। बट अब उससे पहले वाला डिजिट अगर ओड है तो क्या करेंगे, उसको राउंड अप कर देंगे, एक उसको इंक्रीमेंट दे देंगे, राइट। 5 था, 5 के बाद जीरो था, यस सर, पहले वाले डिजिट को देखेंगे, 7 7 क्या ओड है, यस, तो फिर उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, 3.8। सिमिलरली ये था 0 5, 5 के बाद जीरो है, ठीक है, 5 से पहले वाला ओड है, यस सर, 16.2, हाँ, ठीक है बेटा। अब देखो, ये पहले डिस्कस हो गया था ना आपका, यहाँ तक आ गए थे या अभी पहले बार आएंगे? कल पढ़ा दिया था ना ये सब? यस सर। बेटा ये सारे रूल डिस्कस हुए थे ना सबके साथ या नहीं हुए थे? नो यस सर।
विनय कुमार बोल रहे नहीं हुए थे। कितने बच्चों को नहीं हुए थे यार? ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने पढ़े ही नहीं और हम इतना फास्ट पढ़ा। सर हो गए थे। सर हो गए हो थे। गए थे, ठीक है। कि जिस चीज को याद है कि ये हो गए थे वो हाथ रेज कर लो एक बार, आइडिया लग के कि यार इस बैच में कराए थे। ठीक है, हो गए थे। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अब आज ये वाला मैं रिवाइज कराऊंगा बेटा, तब फिर आएगा दोबारा से, है ना? अभी तो हम क्लास आगे बढ़ाते थे। ठीक है। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको याद आ गया, मैंने रिवाइज कराया थोड़ा सा। अब बात आती है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशंस में यूज करें तो क्या होगा। ठीक। तो फर्स्ट थिंग इज कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखो, the final result should retain as many decimal places as there are in the number with the least decimal place. लीस्ट डेसिमल प्लेस मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें भी होंगे उतना ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा बस उसमें उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2.24 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? सर 3। 3। पहला रूल अप्लाई हो रहा है, 2.24 यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। 0.3 में कितने हैं? 1। 1 ठीक है। अब देखो, रूल क्या कहता है? रूल सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात नहीं कर रहा, रूल बात कर रहा है डेसिमल प्लेसेस के। तो अब डेसिमल बताओ, 2.24 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। और 0.3 में 1। डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो अब रिजल्ट अगर इसको सिंपली ऐड करें तो क्या हमारा ये आ रहा है? 2.54। यस। सिंपल एडिशन से। बट क्या हम अकॉर्डिंग टू दिस नया रूल जो हमने सीखा है 2.54 को एज इट इज छोड़ दें या इसको राउंड ऑफ करना जरूरी है? सर राउंड ऑफ। क्यों करना जरूरी है? देखो, राउंड ऑफ करना तो जरूरी है। देखो अभी रूल देखो, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट किस में है? 0.3 में। कितने? 1। तो हमारा फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे 2.5 में तो दो आ रहे हैं, दो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमें इसको घटा के एक करना होगा। कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे, है ना? तो अब बताओ इसको राउंड ऑफ करते टाइम क्या वैल्यू आएगी? 2.5। 2.5 क्यों? क्योंकि द डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 4। 4 इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, है ना? देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी कि 2.5। लीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, जिसमें कम। लीस्ट का मतलब कम, जिसमें सबसे कम है, सबसे कम। सबसे कम, लीस्ट का मतलब है सबसे कम, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है। सबसे कम किसमें है? 0.3 में। कितना है? एक है। ठीक 1। है ना? तो अब हमारे को अलाउड क्या है? फाइनल रिजल्ट में भी एक ही डेसिमल प्लेस रखना अलाउड है। यहाँ सिंपल एडिशन किया तो हमें पता चला 2.24 में 0.3 ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 2.54। बट क्या हमें आंसर में इतने डेसिमल प्लेसेस रखना अलाउड था? नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया, यानी 2.5 में। राउंड ऑफ का रूल लगाया कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड, इसमें ड्रॉप क्या करना पड़ेगा? सेकंड डिजिट जो डेसिमल के बाद है वो 4 है। 4 इज लेस देन 5। हाँ जी सर। तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, जो पहला पहला पढ़ा था हमने राउंडिंग ऑफ में। ठीक है बेटा, चलो। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, बस फाइनल में देख लो। अब ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, जब नोट्स दूंगा ना तो एज इट इज मिलेगा, पढ़ लेना एक बार, अगर थोड़ा थोड़ा याद भी आ जाएगा। ठीक है। तो 2.54 में दो डेसिमल प्लेसेस थे, बट हमें अलाउड 1 था तो हमने राउंड ऑफ कर दिया 2.5, तो गई 1 डेसिमल प्लेस। ठीक। किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करेंगे, क्योंकि अगला एक क्वेश्चन है वो आपसे कराएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो बेटा ये क्वेश्चन करो सब लोग। नितिन, आपका डाउट है क्या बेटा? क्वेश्चन करेंगे बेटा सब। जिस जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज रखेंगे कल। सेम वही प्रिंसिपल लग रहा है, वही कंसेप्ट लग रहा है जो हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा है, इसके ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। यहाँ जो सीखा इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा।
देखते हैं कितने बच्चे हैंड रेज कर पाते हैं। करो भाई, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बाकी बैचेस के हिसाब से, तो आप प्रूव करो इस बात को, है ना, कि हम लोग सर सबसे आगे हैं। करो, कितने लोगों के हाथ ऊपर हो सकते हैं देखता हूँ मैं। देखो आज हम 40 स्टूडेंट हैं, आई नीड एटलीस्ट 15 हैंड्स, 15 बच्चों के हाथ ऊपर होने चाहिए। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग अटेम्प्ट करो, जिस जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करेंगे सब, है ना। ग्रेट, ठीक है, सही लग रहा है भाई। 15 तो क्रॉस कर जाओगे, 10 बच्चों ने अभी कर लिए। ठीक है, करते रहो भाई, सही। 14, अभी 20 सेकंड और दिए जाएंगे, करो जितने बच्चे कर पाए अच्छा है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना इजी आता भी नहीं है एग्जाम में। बट आ भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेप्ट तो यूज हो रहे हैं एटलीस्ट। हाथ नीचे मत करो भाई। ठीक है, चलो अब सबके सब बच्चे जिनका आंसर आ गया है वो चैट बॉक्स में डालेंगे सिर्फ ए बी सी या डी ऑप्शन। ए बी सी, ज्यादा टाइपिंग में मेहनत नहीं करनी, बस आंसर डालो। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है, बट देखते हैं। ठीक है क्या ऑप्शन ए सही है? बोलो बेटा, माइक अनम्यूट करके। नो, नो सर। नहीं है, फिर करेक्ट ऑप्शन सी सही है। यस यस सर। सर। यस सर। यस। ठीक है, तो यस दोनों सर। को देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ए भी लगता है कि आंसर है, तो पहले ए वाले स्टेप पे आएंगे, फिर सी पे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। जिन्होंने सही किया उन लोगों को पता होगा। ठीक है बेटा, अब बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.81 प्लस 5.3। क्यों? क्योंकि हम 15 मिनट्स की बात कर रहे हैं, पहले 5 मिनट और 10 मिनट दोनों को जोड़ देंगे तो 15 मिनट का डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो, दोनों को ऐड किया, 2.81 में कितने सिग्निफिकेंट पेयर से? 3। 5.3 में यस 2 सर। थे। तो फाइनल रिजल्ट में हम सिर्फ दो ही तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं, नहीं रख सकते, सिर्फ दो ही अलाउड है। अब यस देखो, सर। 8.11 वाज द रिजल्ट ऑफ सिंपल एडिशन। अगर हम इनको सिंपली ऐड कर लें, 2.81 प्लस 5.3, तो हमारा आंसर आ रहा है 8.11। बट बेटा क्या यहाँ पे ये अलाउड है? नहीं, नहीं अलाउड है, क्योंकि यही तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि सबसे कम जिसमें होंगे बस उतने ही अलाउड हैं फाइनल रिजल्ट में। जैसे यहाँ 0.3 था, तो फाइनल रिजल्ट हमारा 2.54 आने के बावजूद भी हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ा सिर्फ सिंगल डेसिमल डिजिट तक, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेसिमल डिजिट था 0.3 में। सेम वही चीज वहां करेंगे, दोनों को ऐड किया, 8.11 आया। फिर हमें सिर्फ अलाउड है ओनली वन डिजिट, तो अब हमें एक डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा 8.11 में से। तो हमें ड्रॉप क्या करें? 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा। सिंस द ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5, क्योंकि 1 5 से छोटा है, तो द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, 8.1। तो द 8.1 इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड वाइज यूनिट क्या है? मीटर, तो 8.1 मीटर इज द कंप्लीट करेक्ट आंसर, एंड विच इज द ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने सी किया उनके लिए तो शाबाशी है भाई, वेरी गुड। जिन्होंने बेटा ए आंसर दिया, तो आपने बस ये लास्ट वाला स्टेप मिस कर दिया, आपको ये ध्यान रखना चाहिए था। बताओ,
किसी को समझ नहीं आया अभी ये वाले पार्ट तो फिर से समझा देते हैं जी, बस ये वाला। जिनका आंसर गलत था वो समझ गए क्यों गलत था? बोलो भाई, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलो अब सेम बात करेंगे। पहले हमने बात करी थी किसकी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेंगे। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये वही बात नहीं हुई कि जिसमें सबसे कम, लीस्ट मतलब जिसमें सबसे कम होंगे उतने ही फाइनल रिजल्ट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं? तो कोई नई बात नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने यही देखा, सेम बात यहाँ आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, ऊपर हमें अगर मास दिया है, मास क्या दिया? 4.237 डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मास को नीचे वॉल्यूम से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ किसके पास है? 3 है ना। किसके पास? इसके पास। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो। तो और ऊपर वाले के पास कितने हैं? इसमें कितने हैं? 4.238 में कितने सिग्निफिकेंट? 4 है। Four. तो अब हम 4 रखेंगे फाइनल आंसर में कि 3 रखेंगे? Three. 3, क्योंकि 3 लेस है ना, सबसे कम तो 3 हुआ। तो सबसे कम 3 हुआ तो फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखना अलाउड है। ठीक। अब देखो, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन अगर आप 4.237 को लिटरली डिवाइड करोगे इससे 2.51 से, तो आंसर क्या आएगा? 2.68801 ये आएगा, और बाद में भी कुछ डेसिमल प्लेस आता रहेगा अगर आप डिवीजन करोगे तो। बट देखो 6.88, क्या हम इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रख सकते हैं? नहीं। तो कितने रखने हैं? 3। 3 रखने हैं। तो 3 रखने हैं, यानी कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बस एक यहाँ तक रख सकते हैं। तो इसके बाद का जितना भी है वो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब देखो, जो डिजिट जो ड्रॉप किया जा रहा है वो 8 है। 8 क्या 5 से बड़ा है? Yes. यस सर। है ना। Yes, sir. तो इससे पहले वाले डिजिट, 8 से पहले वाले को हम एक इंक्रीमेंट कर दें, यस सर। 2.8 की जगह 2.69 कर दें। सॉरी, वन वन Yes, वन। sir. बेटा ये 2 नहीं है, 1 आएगा, ये गलती हो गई है, बता दिया करो भाई। 1। ठीक है, ये भी 1, ये 1। तो 1.69 कर दें? ठीक है, Sir. Yes, sir. यस सर। सेम चीज हुई। और यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट किसके हुए? डेंसिटी के। तो ये हो गया। अब देखो, हो गया ना? समझ आया सबको? यस सर। Yes, ठीक है, sir. करो क्वेश्चन, ये वाला करो। इसमें सबका आंसर सही चाहिए मुझे, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, देखा देखी कोई आंसर नहीं करेगा। वही आंसर चैट बॉक्स में डालोगे जो आपका एक्चुअल में आ रहा है, ठीक है? चलो। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को पहले, क्वेश्चन बाद में करना। कितने लोग यहाँ पे कसम पे विश्वास करते हैं? मैं आपको कसम देने लग जाऊंगा कि तुम्हें इस चीज की कसम है। कैन कसम बी यूज्ड एज ए टूल? नो सर। नो सर। No. ठीक है, तो आप खुद से No, sir. अपनी अपनी ऑनेस्टी से अपनी ऑनेस्टी से आप लोग वही आंसर देंगे जो आंसर Sir. आपका आए, ठीक है बेटा? ठीक है, Yes, क्वेश्चन sir. शो नहीं हो रहा। हाँ बेटा, अभी अभी हो जाएगा, ये लो। ठीक है, करो इसको।
करें डिस्कस बेटा? Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत सारे लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं। अगर मैं बोलूं ऑप्शन बी गलत है फिर बताओ। सर सही है। ऑप्शन बी गलत हुआ तो कौन बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकता है कि सर ऑप्शन बी सही है? मैं बताऊंगा। बी सही है। सही है। ठीक है, बताओ नैन्सी। बताओ सही बताओ है। नैन्सी, आप बताओ कैसे सही है? चलो ठीक है, ये बताओ। ठीक है चलो, ऑप्शन बी सही, मैंने मान लिया आपकी बात। आप ये बताओ कितने बच्चों ने सॉल्व करके किया है? कोई ऐसा है जिसने बिना सॉल्व किए इसको अटेम्प्ट किया है? ऐसे माइक पे बोलो बेटा, हाथ तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कर माइक ऑन करके बताओ कि सर मैंने बिना सॉल्व किए किया है। सॉल्व किया है। खुद मुस्कान? सॉल्व किया है। नहीं नहीं, सॉल्व किया है। खुद तो किया है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये बोल रहा हूँ सीधा आंसर टिक करने की जरूरत थी। कोई ऐसा है जिसने डायरेक्ट आंसर टिक किया है? यस सर। कैसे किया बेटा बताओ? Yes, sir. बताओ। सर क्योंकि 1.3 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, फिर टिक कैसे किया आंसर? तो जिसमें सबसे कम, जैसे उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम लोग हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी डी चार ऑप्शंस देखो। क्या चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? यस सर। यस तो सर। क्या हमें डिवीजन करने की जरूरत थी? नो नो सर। क्या हमें Yes, राउंड ऑफ sir. करने की जरूरत थी? नो सर। नहीं थी ना। तो दैट वाज द लॉन्ग वे। वही सही तरीका है बट लॉन्ग तरीका है। क्या इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा नजर रख घुमा के देख सकते हैं कि यार ऑप्शन में क्या दिया है बिफोर यस अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, है ना? तो देखो, यस अगर हम सर। स्टार्टिंग में ही देख लेते कि सर 1.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और सिर्फ ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, उसके अलावा सब में ज्यादा है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। या तो सही आंसर हुआ तो ऑप्शन बी ही होगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन ही गलत होगा। राइट? ठीक है, तो क्वेश्चन तो सही है क्योंकि मैंने दिया है। एग्जाम में कभी गलत क्वेश्चन भी आ सकता है, तो दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। बट यहाँ के हिसाब से देखो कि दो दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें दो, तो सीधा आंसर टिक करो और निकलो अगले क्वेश्चन पे। बट अगर सोल्व करना है तो उसका तरीका ये हो सकता है, 3.43 को डिवाइड किया 1.3 से। 3.43 में सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो 1.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। फिर हमने इसको डिवाइड किया, फिर 2.6338 आया। फिर हमें महसूस हुआ कि सर वी कैन ओनली कीप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज जिसमें लीस्ट है वो है 1.3, और 2 ही रख सकते हैं। तो हमें ये वाले डिजिट सारे ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो इनको ड्रॉप करेंगे तो सर सिंस द डिजिट दैट इज बीइंग ड्रॉप्ड, वो डिजिट जिसको ड्रॉप किया जा रहा है वो 3 है, एंड दैट डिजिट इज लेस देन 5, सर वो डिजिट 5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सर उससे पहले जो डिजिट है उसको हम एज इट इज रख देंगे, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस क्या होगा, 2.6, सर 6 था, 6 को 6 ही रख देंगे, तो 2.6 आ गया। अब 2.6 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं सर। लीस्ट कितने थे? सर वो भी 2 थे। क्या अब हमारा आंसर करेक्ट है? सर बिल्कुल करेक्ट है। बस हमें यूनिट्स और लिखने हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा, ये लंबा तरीका हुआ। और छोटा तरीका ये था कि 1.3 पे गए और 2.6 पे टिक किया और निकल लिया आगे। ठीक है भाई, चलो। अब तो किसी को सिग्निफिकेंट फिगर में, यूनिट में, डायमेंशन में या फिर इस सब में कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। अभी 2 मिनट का समय देता हूं मैं इस चीज के लिए। उसके बाद हम एरर स्टार्ट करेंगे। जिसको डाउट है वो अनम्यूट करके सीधा क्वेश्चन बोले या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दे। सर डायमेंशन समझा सकते हो? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है साथ साथ बता दो बेटा सब। ठीक है,
चलो डायमेंशन एक बार बता देता हूँ मैं फटाफट से। देखो, हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। एक दूसरे दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज है उनसे इंडिपेंडेंट है। फॉर व्हाट? फॉर देयर डेफिनेशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हमें ये पता है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर। फॉर एग्जांपल पहला ले लेते हैं अगर लेंथ, तो लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर लेंथ को डिफाइन करना है देन वी विल रिक्वायर ओनली लेंथ, नन ऑफ द रिमेनिंग 6 क्वांटिटीज विल हेल्प। इनमें से कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी फॉर द डेफिनेशन ऑफ क्या? लेंथ। तो लेंथ को डिफाइन करने के लेंथ ही चाहिए, राइट। अब लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे? लेंथ के डायमेंशन होंगे एल और उसको बीच में रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इतना भर जानना है तो यही है, लेंथ का एल, मास का एम, पी का टी। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये काफी है, सफिशिएंट है। बट अगर आपको ये जानना है कि व्हाट इज डायमेंशन, एक्चुअली डायमेंशन है क्या, तो देखो सिंपल वर्ड में बिल्कुल संक्षिप्त में समझा देता हूँ आपको फटाक से। मेरे को ये बताओ, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ग्राफ आपने देखा है, बहुत बार देखा होगा। यस सर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 0, ये भी पता होगा, ओरिजिन जिसको बोलते हैं। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो, मैं अगर बोलूं कि एक्स के अलोंग जो वैल्यूज हैं उनको डिफाइन करने के लिए या उनको बताने के लिए सिर्फ एक्स हेल्प कर सकता है, वाई हेल्प नहीं कर सकता। क्या गलत बोल रहा हूं? मान लो मैं बोलता हूं 2x, यानी 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 1 2। या फिर ये बोल देता हूं, मान लो 2x नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि x के एक्सिस पे 2 यूनिट, तो वो यही आया ना, फर्स्ट यूनिट ये आया और सेकंड ये आया। अब मैं अगर x के अलोंग ही मूव करता रहूं, सिर्फ इस लाइन के अलोंग आगे आगे मूव करता रहूं, तो क्या उसमें y का कोई रोल है? नहीं है। नो सर। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नो करूंगा सर। तो y काम आएगा, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा हूं, है ना, तो सिर्फ x काम आ रहा है। तो क्या ये दो अलग अलग डायमेंशंस हैं? यस है ना, सर। ये यस अलग अलग सर। डायमेंशन है, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। और अगर तीसरे डायमेंशन की भी बात करने लगूं तो वो जेड एक्सिस हो जाएगा, वो थर्ड डायमेंशन हो जाएगा। ये आपको पता है ना बेसिक ज्योमेट्री का। यस सर। अगर अगर देखो, अगर हम एक्स वाई जेड की जगह अगर मास, लेंथ और टाइम रखने लग जाएं, एम एल टी, M0 L0 T0, तो क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जैसे ये तो हो गया था मैथमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में कि सर हमें अगर 2 अगर लोकेट करना है, वेयर विल बी द पॉइंट 2,2, तो यहाँ कहीं होगा 2 along the x axis and 2 along the y axis। सॉरी, इधर नहीं होगा यार, थोड़ा ऊपर होगा, इधर होगा 2,2। तो x के अलोंग भी 2 यूनिट और y के अलोंग भी 2 यूनिट, समझ गए? यानी कि हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट 2,2 डिपेंड्स अपॉन 2 डायमेंशंस, वन इज x एंड वन इज y। समझे? अब देखो सिमिलरली अगर हम फोर्स या इसकी बात करें, वेलोसिटी की हमने बात करी थी कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन 2 डायमेंशंस, वन इज, बताओ भाई, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, एंड द अदर वन इज टाइम। टाइम। वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे बिल्कुल आपने सही बोला था बेटा कि द फर्स्ट डायमेंशन इज लेंथ। लेंथ क्यों? क्योंकि सर वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो हमने बोल दिया कि एल पे डिपेंड कर रहा है। सर वेलोसिटी टाइम पे भी डिपेंड करती है, तो हम बोल देंगे कि सर टी पे भी डिपेंड कर रही है। तो क्या ये 2 डायमेंशन हुए जिन पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी? यस तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखने लगूं तो क्या लिखूंगा? LT-1। क्यों? क्योंकि सर आपने ये तो बता दिया कि 2 डायमेंशन पे डिपेंड करती है, बट हमें ये भी तो पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा, नीचे टाइम आएगा, तो ऊपर आया हमारा लेंथ का डायमेंशन और नीचे आया टाइम का डायमेंशन। जब टाइम को ऊपर ले गए तो LT-1 आ गया। समझे? ऐसे ही बोले कुछ तो कुछ
जैसे ये देखो बेटा, ये लोकेशन था ना, लोकस ऑफ द पॉइंट था, वो 2 डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था। ऐसी वेलोसिटी भी हमारी 2 चीजों पे डिपेंड, बस वही है। यहाँ पे एक्स वाई डायमेंशन हमें पता था क्योंकि हम इसको सुनते हुए आ रहे हैं, वो लेंथ और टाइम का डायमेंशन है, कुछ नहीं है। Yes. इंडिपेंडेंट एक्सिस को बोलेंगे डायमेंशन। जो एक्सिस किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट एक्सिस, और उसी को बोलेंगे डायमेंशन। जैसे एक्स एक्सिस खुद से इंडिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, और अगर जेड भी होगा तो जेड भी एक इंडिपेंडेंट एक्सिस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टू डिफाइन ए 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, हमें 3 ही एक्सिस चाहिए, और 3 इज द मिनिमम एक्सिस रिक्वायरमेंट की, 3 मिनिमम चाहिए और 3 ही पर्याप्त है। 3 की रिक्वायरमेंट भी है और 3 सफिशियंट भी है, पर्याप्त भी है। तो 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस आर सफिशियंट इनफ टू डिफाइन 3D स्पेस, ज्योमेट्रिकल 3D स्पेस है ना, कार्टेशियन जिसको बोलते हैं हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी। अगर अलग सिलेंड्रिकल में जाएंगे तो भी 3 ही चाहिए, आर थीटा और बताओ जेड, है ना, आर थीटा जेड। तो यही होता है बेटा। अब देखो, क्योंकि हमें पता था लोकेशन डिपेंड कर रही है एक्स वाई जेड पे, ऐसे ही हमें ये भी तो पता है कि वेलोसिटी 2 इंडिपेंडेंट चीजों पे डिपेंड करती है। 2 इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट। देखो यही तो डिफाइन है बेटा, अगले में बताता हूँ। इंडिपेंडेंट, वहां पे इंडिपेंडेंट एक्सिस थी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या लेंथ, मास, टाइम, आई के, मोल और सी डी, ये सब इंडिपेंडेंट एक्सिस हुए? हो गए ना? यस सर। जिन पे क्या डिपेंड करेगा? जिन पे डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करेंगी, जैसे कि एरिया डिपेंड करेगा लेंथ, और लेंथ पे, लेंथ के ऊपर 2 L2। जैसे कि वेलोसिटी डिपेंड करेगा LT-1 पे। जैसे कि एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा LT-2 पे। जैसे फोर्स डिपेंड करेगा MLT-2 पे। जैसे कि वर्क डिपेंड करेगा ML2T-2 पे। ठीक, बस डिपेंडेंस को शो करने के लिए डायमेंशन का शब्द का यूज इसलिए किया गया कि डायमेंशन, डायमेंशन मतलब इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, चलो कितना काफी है, समझ आ गया होगा वैसे तो आपको। नहीं आया तो बेटा रिवीजन कराएंगे तब समझ आ जाएगा। ठीक, चलो। अब मेरे को स्टूडेंट्स प्लीज ये हेल्प करेंगे कि एरर्स के बारे में जो भी आप जानते हो, व्हाट इज एन एरर ऑफ मेजरमेंट। या फिर देखो, मेजरमेंट तो हमने पढ़ लिया, मेजरमेंट के बारे में क्या है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। किससे किससे कंपेयर कर रहे थे? आप सब लोगों ने अच्छे अच्छे शब्द यूज किए थे, क्या किए थे कि सर एरर नहीं, सॉरी, मेजरमेंट क्या है? इट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे सर? यूनिट से। यूनिट मतलब सर बेसिक एंटिटी। बेसिक एंटिटी मतलब ये पढ़ा था ना कि इट इज बेसिक यूनिट के बारे में, जब हम यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट पढ़ रहे थे। तो बेसिक, दूसरा आर्बिट्रेरली चोजन यानी कि रैंडमली चोजन, और दूसरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, ये पढ़ने की आदत डाल लो, तुम्हें भी यही लिखना है। बड़े होके तुम डॉक्टर बनोगे तो ऐसे ही लिखोगे, पैरासीटामोल को पी लिख के ऐसे कर दोगे, है ना? ऐसे लिखते हैं ना, पैरासीटामोल और फिर 0 0 0, यानी कि दिन में 3 बार। तो मैंने भी यही लिखा है कि एक्सेल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो साथ साथ बोल रहा हूं तो समझ ही जाओगे आप ऐसे। तो यूनिट के बारे में आपने बताया था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, नहीं, इट इज अ टूल, बेसिक टूल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड रैंडमली चोजन। ठीक है। अब मेजरमेंट क्या था सर? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजरमेंट है, तो वी आर कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है विद अ नोन लेंथ। नोन लेंथ क्या है? स्केल है, क्योंकि स्केल पे हमने मार्क कर दिया ना कि यार इतनी दूरी है तो ये लेंथ है। तो ये लेंथ हमें पता है, हम इसकी लेंथ के साथ एक अननोन लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट का प्रोसेस क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, राइट? अब मेरे को बताओ एरर्स ऑफ मेजरमेंट से क्या समझते हो? जो जो बच्चा जो समझता है हाथ खड़ा करेंगे, मैं नाम लेता जाऊंगा, बताते जाएंगे। बताओ मुस्कान। तो सर किसी चीज की मेजरमेंट जिसको अगर हम करें तो उनके बीच में जो हमें एरर्स मिलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा बेटा। बिखा बिखाम राम।
ठीक है, नरेश कुमार बेटा आप बताओ। So the error difference between the measured and actual value. इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, डेफिनेशन वाइज सही है। नैन्सी आप बताओ। नैन्सी बेटा आप बताओ। सर अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं उसमें जो गलती हो जाए उसको एरर बोलते हैं। सिंपल है भाई, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने पढ़ी भी नहीं कभी, बट दिख तो रहा है ना कि यार अगर मेजरमेंट करते टाइम कोई गलती हो जाए मतलब एरर ऑफ मेजरमेंट। इतना समझ रहे हो ना सब लोग? बेसिक हिंदी की, इंग्लिश से यस जस्ट हिंदी सर। ले आए। और वही डेफिनेशन भी है कि अगर गलती मेजरमेंट करते टाइम अगर कोई गलती हो जाए तो दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। आपने, नरेश कुमार बेटा आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन दिया था कि मेजर्ड वैल्यू Yes और sir. ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है वो हो गया। ठीक है, विनय कुमार आप बताएं बेटा। सिमरन कुमारी आप बता दो बेटा। सर अगर हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर हुई वैल्यू उनका डिफरेंस ठीक है, करिश्मा। उसको मेजर करेंगे। सही है बेटा, सही है बिल्कुल। करिश्मा। करिश्मा चौहान। ठीक है, अंकिता आप बताओ। सर जब हम किसी चीज की वैल्यू मेजर करेंगे तो उसमें जो हमारी गलती होगी थोड़ी सी उसको एरर बोलते ठीक है, चलो। तो सब लोगों ने सही बताया कि एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है। नैन्सी ने बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में बताया कि भाई मेजरमेंट करेंगे उसके बीच में अगर कुछ गलती हो जाए तो दैट इज एरर ऑफ मेजरमेंट। इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक। रीमा बताओ बेटा। ठीक। अब देखो, मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट प्रोसेस जो है क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है ना। हम कंपेयर करके मेजर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ अवर बेस्ट एफर्ट, हमारे यथासंभव उचित, हाँ ठीक है, हमारे जितने भी हम कोशिश करें, यथासंभव हम जितना भी प्रयास करें उसके पश्चात भी, यानी देन देयर आफ्टर ऑल्सो देयर आर सम इनहेरेंट एरर्स इन आवर प्रोसेस। कुछ ना कुछ हमारी गलतियां हो सकती हैं। तो क्या, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। यानी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी कंपेयर करने के बाद, वो हमेशा ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के अलग होगी, थोड़ी सी अलग होगी। तो उस वजह से क्या होगा, एरर आएगा। यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने करिश्मा। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये सेकंड वाली डेफिनेशन बताई, बट कुछ लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि सर मेजरमेंट में एरर, वो एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो पहला यही कह रहा है कि यार तू मेजरमेंट करते टाइम ड्यूरिंग कंपैरिजन प्रोसेस अगर कुछ वैल्यू, कुछ गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों को बोलेंगे मेजरमेंट एरर्स। ठीक है, और ये क्यों होगा, क्योंकि कंपैरिजन करते टाइम कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी और उसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा और वो डिफरेंस होगा एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब हाँ बेटा नरेश। So second line फिर बोला। सेकंड पॉइंट, Yes sir. सेकंड पॉइंट बेटा यही है ना कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वही होगा एरर ऑफ मेजरमेंट। हम ये Yes समझ sir. रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस से, किसी भी इक्विपमेंट से, लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि ये नटराज का स्केल है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है, हमारे पास स्क्रू गेज भी हो सकता है, हमारे पास माइक्रोमीटर भी हो सकता है, या उससे भी एडवांस टेक्निक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी लेजर बेस्ड मेजरमेंट इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं ऑप्टिक्स के हिसाब से, या फिर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसी तरीके से इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इन सब वेव्स पे बेस्ड भी हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स होती है, उनका भी यूज करें। तो हम ये बोल सकते हैं सर वी आर अप्रोचिंग द ट्रू वैल्यू, हम ट्रू वैल्यू को बहुत हाई एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हैं, बट फिर भी हम ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि सर ट्रू वैल्यू के हम पास पहुंच रहे हैं, है ना, कि हमने एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू को मेजर कर दिया है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमेशा वो छोटा ना छोटा डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस के अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो हमारी इनएक्यूरेसी ऑफ द इक्विपमेंट, जैसे हमारा इसका लीस्ट काउंट क्या है, सिर्फ 1 mm, अगर 1 mm की तो गलती, ये कह रहा है ना कि भाई 1 mm की गलती मैं कर सकता हूँ, ये हमारा स्केल। माइक्रोमीटर कह रहा है कि भाई 1 माइक्रोन की मैं गलती कर सकता हूँ।
वर्नियर कैलिपर कह रहा है कि 0.1 mm की गलती मेरी रीडिंग्स में हो सकती है, तो वो गलतियां क्या है, दैट दोज आर आल्सो एरर्स ऑफ मेजरमेंट। या फिर किसी को इक्विपमेंट यूज करना नहीं आता तो वो अपनी मैन मेड एरर्स करेगा, तो वो भी सोर्स हो सकती है एरर्स की। तो हम सोर्स को ना देखते हुए बट हम ये देख सकते हैं कि चाहे हम कितना भी एक्यूरेट इक्विपमेंट यूज करें, चाहे हम कितने भी स्किल्ड बंदे को दें कि यार तुम मेजर करके दो, तो भी हमारी वैल्यूज में एरर्स आएंगी। बट हाँ ये है कि हमारा एम होगा कि टू मिनिमाइज दीज एरर्स, है ना, उन एरर्स को हम कम से कम कर लें बाय द यूज ऑफ स्किल्ड पर्सन एंड बाय द यूज ऑफ मोर एंड मोर एक्यूरेट इक्विपमेंट। ठीक है। अब देखो, क्या हमेशा एरर को मिनिमाइज करना जरूरी होता है? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप 1 किलो सेब खरीदने चले अपने घर से, ठीक, और आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने चले, 10 ग्राम गोल्ड खरीदने चले और 1 किलो सेब खरीदने चले। तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो सेब वाला होता है वो हमेशा बैलेंस को थोड़ा आपकी साइड ही झुका देता है, चलो लो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया, जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, कि थोड़ा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे तो वो डाल देता है। क्या ऐसा गोल्डमैन भी करता है क्या, ज्वेलर भी ऐसा करता है क्या कि थोड़ा एक्स्ट्रा गोल्ड डाल देता है, लो तुम सेटिस्फाइड रहो? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं करता ना। तो क्या हमेशा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है? नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि सेब सेब डालते टाइम उसका इक्विपमेंट जो था वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता था, बीच में बिल्कुल ऐसे तराजू झूल सकता था, एकदम परफेक्टली अलाइन हो सकता था, बट उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ही वांट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसको पता है कि यार तू सेब डाल रहा है, उसका इतना वैल्यू नहीं है, कस्टमर रिटर्न आएगा तो वैल्यू है। तो वहां पे उसको रिक्वायर्ड ही नहीं था एक्यूरेसी। तो क्या एक्यूरेसी हमारी, हम बोलेंगे कि यार ये ट्रू वैल्यू है या एक्यूरेट वैल्यू है या एक्यूरेट इनफ वैल्यू है कि हाँ यार ये ठीक है का, तो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा ना, यस सर। कहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लाइक सेब सेब तोल रहे हैं तो यार उसमें ग्राम्स में हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे 10-20 ग्राम ऊपर नीचे तो हम बोल देंगे हाँ ये ठीक है, ट्रू वैल्यू ही मान लो इसको, ये 1 किलो ही है। अगर हम गोल्ड मेजर कर रहे हैं तो 1 ग्राम का कॉस्ट 6,000 रुपये भाई, 6-7 हज़ार रुपये। तो 6-7 थाउजेंड सिर्फ 1 ग्राम की बात है। अगर उसमें 0.1 ग्राम का भी इधर उधर हुआ तो इट्स अ मैटर ऑफ 600-700 रुपीज। तो वहां पे हम उतना भी अलाउ नहीं करेंगे, हम और एक्यूरेट इक्विपमेंट यूज करेंगे। और गोल्ड से भी कॉस्टली अगर हम कोई चीज यूज करें, लाइक कुछ जेमस्टोन्स होते हैं गोल्ड से भी बहुत कॉस्टली होते हैं, कुछ रेयर मेटल्स होते हैं वो गोल्ड से भी बहुत कॉस्टली होते हैं, अगर उनका मेजरमेंट करना है तो द परमिसिबल एरर, यानी कि जो एरर हम अलाउ कर सकते हैं, दैट विल बी 0.0001 ग्राम, मतलब इतना कम भी हो सकता है कि माइक्रोग्राम से भी कम अलाउड है भैया एरर मेजरमेंट में। तो वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, कौन स्टूडेंट मेरे को ये हेल्प करेगा कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू। देखो आप सबने बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया कि सर द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज एरर ऑफ मेजरमेंट। अब मेरे को ये बताओ कि चलो मेजर्ड वैल्यू तो हमें पता चलेगी कि जो हमने इक्विपमेंट से मेजर करी, ट्रू वैल्यू हमें कौन बताएगा? ट्रू वैल्यू कहाँ से पता चलेगी बताओ? हैंड रेज करो और बताओ, जिसको भी थोड़ा भी आइडिया लग रहा है या जो कुछ भी बताना चाहते हैं कि ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। बताओ बेटा। कोई कंट्रीब्यूट करना सर चाहेगा उसके इसमें? परफेक्ट हाँ मीनिंग से। हाँ हाँ, बताओ क्या बता रहे थे बेटा? सर उसके परफेक्ट मीनिंग से। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे परफेक्ट मीनिंग मतलब? परफेक्ट मीनिंग से आपका क्या मतलब है कि परफेक्ट मीनिंग से? थोड़ा बहुत सही है आपका आंसर। मैं आपको ये बताऊंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका ये बात वर्ड कोट करके बताऊंगा। हाँ अंकिता बताओ। सर जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में मतलब गलती नहीं होगी मेजरमेंट में कोई भी। हम्म। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि अभी गलती नहीं है? सर बाय बताओ ना, वर्किंग। नवीन आप बताओ बेटा पहले। सर बार बार उसे मेजर करेंगे तो एक ही वैल्यू सेम आएगी तो वो ट्रू वैल्यू होगी, अगर सेम वैल्यू आई बार बार तो। नहीं 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 नहीं,
जब मैं आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन पढ़ाऊंगा तो याद दिलाऊंगा ये बात कि बार बार अगर एक वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब नहीं कि वो वैल्यू सही है। सिमरन आप बताओ बेटा, कुछ बता रहे थे। सिमरन कुमारी आप बता रहे थे बेटा कुछ। नितिन परमार आप बताओ बेटा, कुछ बता रहे थे। सर जब तक एरर आएगा तब तक ट्रू वैल्यू कहाँ आएगी? हाँ, अब देखो, अब समझ आया ना कि जब एरर ही आएगा तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। अरे एक यस बच्चे ने सर। और हाथ रेज कर रखा था भाई, उठाओ हाथ, में पूछने वाला था आपसे। एक बच्चा और था, नाम भूल गया यार मैं। अब देखो, ये इन्होंने बात बोली कि अगर एरर ही आएगी तो ट्रू वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। प्रोमिला आप बोल रहे थे बेटा कुछ, प्रोमिला देवी यही बताओ बोल रही थी। क्या बोल रहे थे। पर अगर एरर आएगा उसमें तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी अभी आप लोग मेरे क्वेश्चन तक पहुंचे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी इक्विपमेंट यूज करूं, चाहे कितने भी स्किल्ड बंदे को बैठाऊं, तो भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब उस एरर को मैं कम कर सकता हूँ, जीरो नहीं कर सकता, फिर ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, अब लोग सब सन्नाटे में आ गए, मतलब सबको क्वेश्चन समझ आ गए। ठीक है बेटा, ये बात, ये आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगा। जब एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स में थोड़ा एडवांस जाएंगे ना, कल कल जब हम एरर्स कैलकुलेट करेंगे, टाइप्स ऑफ एरर, तब आपको बताऊंगा कि ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी। अभी देखो, मैं आपको बोलूं कि बेटा ये मेरे पास बॉल है, हमने ये वही बॉल है, इसका 5 सेंटीमीटर हमने डायमीटर लिया था, ठीक है। अगर मैं आपको सर्टेनली बोल दूं कि सर बेटा इसका जो डायमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैं बोलूं कि इसका आप मेरे को सरकमफ्रेंस बताओ, तो आप 5 सेंटीमीटर पे इस पे 5 पाई लिख दोगे ना, पाई डी फॉर्मूला यूज करके 5 पाई लिख दोगे कि सर इसका सरकमफ्रेंस जो है 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो 5 पाई आप ट्रू वैल्यू ले सकते हो ना, कि अगर सर आपने मुझे 5 सेंटीमीटर बताया विदाउट एनी एरर्स, तो इसके ऊपर अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोई वैल्यू आती है तो वो ट्रू वैल्यू हो जाएगी, नंबर वन। दूसरा, जब हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, जैसे किसी ने बोला था बार बार अगर वही वैल्यू आ रही है, तो क्या वो पॉसिबल है। बार बार वही वैल्यू आने का ये गारंटी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू को अप्रोच कर रही है, बट हाँ, बार बार रीडिंग लेने से हम एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। अगर हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली तो हमारी एरर यानी हमारी गलती होने के चांस कम होते चले जाएंगे। तो उनसे जो वैल्यू आएगी उसको भी हम अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू दे सकते हैं। अब ये चीज डिस्कस होगी आगे जब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अब इतना यस समझ सर। आया सबको, इतना यस समझ आया सर। कि मेजरमेंट प्रोसेस है वो कंपैरिजन यस प्रोसेस है, और यस जितनी भी कोशिश करें तो उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर आएगी, ये बात है। तीसरी बात यह है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एरर ऑफ मेजरमेंट, 3 बात। और चौथी बात, मैंने आपको जब ये डायमीटर मेजर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ये स्केल, फिर मैंने बोला कि बेटा वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो, स्क्रू गेज यूज कर सकते हो बेटा, आप और भी चीजें, माइक्रोमीटर यूज कर सकते हो। तो आपको ये बताया था कि द एक्यूरेसी, जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। यस सर। तो ज्यादा वेल कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेशन का भी मतलब मैं आपको कल बताऊंगा। वेल कैलिब्रेटेड, अच्छे से मतलब जीरो एरर खत्म करके वेल कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट, मोर एक्यूरेट इक्विपमेंट है तो उसमें चांसेस कम रहेंगे एरर के। ये एक चौथी बात हो गई, ठीक है। चलो, अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। ठीक है, चलो ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको कल ही पढ़ेंगे, अब 4-5 मिनट बचे, नहीं आएगा समझ में। ठीक है बेटा, अब एरर्स के बारे में बताओ मेरे को कोई, कि अगर एरर्स के बारे में कोई डाउट है या आपको कुछ और फील हो रहा है तो बता दो, या किसी को ये फील हो रहा हो अब तक ये सोच लिया होगा कि सर ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी वो मैं बता सकता हूँ, तो वो मुझे बता दो। सर एरर बताओ के बेटा। कितने टाइप्स होते हैं? एरर्स के बेटा काफी सारे टाइप होंगे, जीरो एरर हो सकता है, फिर उसको मतलब एरर तो एरर है। देखो 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा।